नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज है 8 जून और आज हम लोग 7 और 8 जून 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को पढ़ेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे। देखिए, संडे को ज़्यादातर खबरें अच्छी नहीं आती हैं जो एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती हैं। दैट्स वाई कल का वीडियो मैं नहीं अपलोड कर पाया क्योंकि एक ही दो क्वेश्चन मुझे सही लगे। तो उसमें देखिए, हमें पढ़ना है, हमें ये नहीं है कि जब कोई इम्पोर्टेंट खबर ना बने तो ज़बरदस्ती उसका कोई क्वेश्चन बना के रखें। ऐसा नहीं करना है, जो वैलिड होगा उसी को ही हम लोगों को। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको हमने कल काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के परफॉर्मेंस में भारत की क्या रैंकिंग है। अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर भारत सरकार की एक संस्था ने रिपोर्ट जारी की थी, जिसका नाम क्या था, नीति आयोग की रिपोर्ट थी। ठीक है, और उस रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के परफॉर्मेंस में केरल का टॉप रैंक था। राइट, आज भारत की परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे कि हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि यूनाइटेड नेशन ने सेट किए थे, कितने 17 गोल सेट किए थे, उसके परफॉर्मेंस में भारत की रैंकिंग क्या है। 117, 18, 19 या 20? सही आंसर क्या है? ए, 117। ध्यान दीजिए, 17 गोल है और भारत की रैंकिंग 117 है। मतलब आप समझिए कि जो निर्धारित सबसे महत्वपूर्ण विकास के जो मुद्दे हैं उस पर भारत की रैंकिंग 117 है। बहुत ज़्यादा जो है पीछे है हमारी रैंकिंग। देख लेते हैं, इंडिया स्लिप्स 2 स्पॉट्स टू रैंक 117 ऑन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। पिछले साल हमारी रैंकिंग कितनी थी? 115 थी, और इस साल हमारी रैंकिंग कितनी हो गई है? 117, जो कि एक निराशाजनक प्रदर्शन है भारत के द्वारा। उसके बाद इसमें ये भी है कि कितना भारत की का स्कोर कितना था, ये सब वो सब। और बाकी यूनाइटेड नेशन ने इसे 2015 में लागू किया था। तो आप लोगों को कल हमने आपको बताया था, प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं आप, उसमें मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर पूरा एक बढ़िया से समझाया था, पूरी इसकी हिस्ट्री समझाई थी। तो आज इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रैंक में भारत पीछे हुआ है। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भारत की परफॉर्मेंस नेपाल और श्रीलंका से भी पीछे है। नेपाल, भूटान, श्रीलंका से पीछे है। आप समझिए, अगर हम एशियाई देशों की बात करें तो कहाँ गया, हाँ, भारत 4 दक्षिण एशियाई देश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश से भी, मतलब बांग्लादेश से भी नीचे है। हम सिर्फ पाकिस्तान से ऊपर है। वैसे भी हमारी जो मौजूदा सरकार है आपको हमेशा तुलना के लिए पाकिस्तान का ही उदाहरण देती है कि हम लोग तो पाकिस्तान से बेहतर है। अरे, तुलना करना है तो हमारी यूरोपियन कंट्रीज से तुलना करें। यहाँ साउथ एशियन कंट्रीज से भी हम पीछे परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, और अगर भारत में बात करें तो केरल, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ सबसे अच्छे स्कोर वाले थे, जो हमने कल डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रायमोनो को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। रायमोनो एक नया नेशनल पार्क है, इसको नया दर्जा दिया गया है। इससे पहले ये कुछ और हुआ करता था। ये किस राज्य में है? असम, झारखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश? तो बेटा ये असम राज्य में है। असम में एक और नेशनल पार्क को दर्जा दिया गया है, रायमोनो। पिछले साल डिब्रू सखोवा को भी शामिल किया गया। तो इस तरह से असम में अब नेशनल पार्कों की संख्या कुल 6 हो गई। कितने हो गए? 6। रायमोना बिकम्स असम 6th नेशनल पार्क। इसके अलावा कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? काजीरंगा, जो कि आपको पता ही होगा, एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। मानस, जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ साथ एक जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और साथ ही साथ आपका जो है बायोस्फीयर रिजर्व भी है। नमेरी है, ओरांग है, डिब्रू सखोवा। तो ये 5 पहले थे। पिछले साल डिब्रू सखोवा बनाया गया था और इस बार रायमोना भी कर दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, रायमोना 6ठा नेशनल पार्क है असम का। क्लियर है? असम के बारे में आपको पता ही होगा। असम के बारे में डिटेल मैं यहाँ पे नहीं कर पाया, मैं आपको बता देता हूँ। असम नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य, नॉर्थ ईस्ट का एक महत्वपूर्ण राज्य है। इसकी राजधानी क्या है? दिसपुर। बहुत सारे लोग गुवाहाटी समझते हैं, बिल्कुल नहीं, गुवाहाटी उसका सबसे बड़ा शहर है। और वहीं पर दिसंबर लिख दिया, सॉरी, दिसपुर है। जो दिमाग में रहता है, हमारा जन्मदिन दिसंबर में है ना, इसलिए भी देखो फिर दिसंबर आ रहा है यार। समझ रहे हो ना? दिसपुर। ठीक है, दिसपुर उसकी राजधानी है असम की। क्लियर है? इस समय मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत शर्मा। कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा। अभी नए नए चुनाव जीते हैं, अभी नए नए बने हैं। इससे पहले कौन हुआ करते थे? बीजेपी के ही थे। इससे पहले सर्बानंद सोनोवाल थे, अब हेमंत बिश्वा शर्मा हो गए हैं असम के मुख्यमंत्री। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में ट्विटर पर बैन लगाने वाला पहला देश विश्व का कौन सा है? ये बहुत बड़ा न्यूज़ है। ठीक है,
हो सकता है एग्जाम में आए ना आए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ट्विटर पर इस समय भारत में भी बवाल चल रहा है। आपको पता है ट्विटर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार चल रहा है। भारत सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है जिसमें सभी सोशल साइट्स को उस गाइडलाइंस को कंप्लाई करना होगा, मतलब उस नियम के अनुसार चलना होगा। ट्विटर उस नियम के अनुसार नहीं चलना चाहती है, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी की बात करती है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में दिया गया है कि 19 भारतीय संविधान अनुच्छेद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में किसी भी नागरिक और संस्था को अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है। तो ट्विटर उसी अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर इस नियम की जो है क्या कह रहा है, मांग कर रहा है कि ये नियम सरकार वापस ले, और इसके लिए मामला कोर्ट में है। अब कोर्ट फैसला देगा जो भी होगा। तो ट्विटर और भारत सरकार के बीच एक नुरा कुश्ती चल रही है, जिसमें भारत सरकार ने साफ साफ कह दिया कि ये इंडिया एक कंट्री, इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम अपने नेशनल सिक्योरिटी से बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे। हम जहाँ कहीं भी हमारी नेशनल सिक्योरिटी को समस्या होगी, हम उस तरह के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अलाउ नहीं करेंगे। ये सभी राज्यों का और सभी देश का ये हक होता है। पूरी दुनिया में जितने भी कानून जिन देशों ने बनाया है उनके अनुसार इनको चलना होता है, लेकिन इनकी ट्विटर की दादागिरी चल रही है। भारत सरकार अच्छे से जवाब दे रही है। इसी को देखते हुए विश्व में पहला एक देश है जिसने ट्विटर पर बैन लगा दिया है। किस पर? ट्विटर पर बैन लगा दिया। वो कौन सा है? वो बेटा नाइजीरिया है। कौन सा देश है? नाइजीरिया। जिनको आप नहीं जानते तो जान लीजिए, नाइजीरिया जो अफ्रीका है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। तो नाइजीरिया यहाँ पे आसपास कहीं पर है, ठीक है। मध्य अफ्रीका के आसपास, सॉरी उत्तरी अफ्रीका के आसपास एक देश है जो कि दक्षिण अफ्रीका दूसरा सबसे प्रमुख देश है। पहला सबसे अच्छा देश कौन सा है? साउथ अमेरिका। उसके बाद नाइजीरिया। नाइजीरिया बहुत तेज़ी से तरक्की करने वाला देश है। उसने ट्विटर पर बैन लगा दिया है। क्लियर है? एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर नाइजीरियन गवर्नमेंट इन्फोर्स ट्विटर सस्पेंशन टेक्स इफेक्ट हो गया, वहाँ के प्रेसिडेंट वगैरह नहीं पूछा जाएगा, याद नहीं रखना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री नहीं, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस इतना समझिए ये अफ्रीका की एक कंट्री है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, और रिपोर्ट का नाम क्या है? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? शिक्षा मंत्रालय यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री जारी करती है। में किस उत्तरी राज्य ने प्राप्त किया है, टॉप रैंक प्राप्त किया है? यहाँ पे टॉप रैंक गायब हो गया है। मतलब एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे में कि एजुकेशन में बेहतर परफॉर्मेंस में किस राज्य ने परफॉर्म अच्छा किया है। उत्तरी राज्य की बात करें, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान। सही आंसर है पंजाब। पंजाब का परफॉर्मेंस बेहतर है। रिपोर्ट देख लेते हैं। पंजाब, तमिलनाडु, केरला। देखिए जब भी शिक्षा की बात आएगी तो केरल जैसा राज्य रहेगा ही। तो पंजाब, तमिलनाडु, केरला परफॉर्म वेल इन स्कूल एजुकेशन। जो स्कूल एजुकेशन होता है, स्कूल एजुकेशन का मतलब होता है नर्सरी से लेकर 8th तक। आप कहोगे इसके बाद जो है कि एक तरह से वो कॉलेज, प्री कॉलेज का शुरू हो जाता है, या हम 9th 10th भी किसी राज्य में कंसिडर कर सकते हैं। पंजाब, तमिलनाडु, केरला स्कूल एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। गुजरात लूजेस ग्राउंड इन एजुकेशन मिनिस्ट्री। गुजरात का रैंक गिरा है। बाकी सबसे नीचे जो रैंक है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ओनली स्टेट्स हैव सेवरल रिग्रेशन इन स्कोर्स। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भी आप लोग पता ही है, जैसा कि आप लोग मध्य प्रदेश के लोग हों, आपको पता है कि क्या स्थिति है एजुकेशन की। तो ये एक रिपोर्ट है जो भारत सरकार के द्वारा जारी करती है। ये बातें थी। क्लियर है? पंजाब की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब जो है, इसके मुख्यमंत्री कौन है? इसके मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। इस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह और वहाँ के कांग्रेस के ही सांसद हैं, क्रिकेटर खिलाड़ी रह चुके हैं वो, कैप्टन अमरिंदर सिंह के सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में तनाव चल रहा है। दोनों एक दूसरे की खिलाफत कर रहे हैं। दोनों ही कांग्रेस के हैं। कैप्टन सिद्धू में हमेशा से विवाद रहता है, तो उसको लेकर लफड़ा भी चल रहा है। तो हो सकता है, ये दिमाग में रहना चाहिए आपके, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है? और उसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ 3 राज्यों की राजधानी है, एक हरियाणा, एक पंजाब और एक स्वयं चंडीगढ़ यूटी, यूनियन टेरिटरी। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूनाइटेड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस 2021 किस देश में आयोजित होगा? ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनाइटेड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, जहाँ कहीं भी सस्टेनेबल आपको वर्ड आए, सस्टेनेबल यानी सतत वर्ड आए, तो उसमें 3 चीज़ें आपको ध्यान देना है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस करना है। हमने समझाया भी था आपको इकोनॉमिक, एक मिनट,
यहाँ पर कहीं भी सस्टेनेबल अगर वर्ड आए तो इसमें 3 डायमेंशन होंगे। एक इकोनॉमी कि आपको आर्थिक रूप से प्रगति करनी है, दूसरा सोशल रूप से प्रगति करनी है और तीसरा एनवायरमेंटल रूप से भी प्रगति करनी है। कि विकास इस तरह से करेंगे, ना ही हम सोशली किसी को डिस्क्रिमिनेट करेंगे, मतलब सामाजिक रूप से किसी एक ऐसे समुदाय या लिंग के साथ भेदभाव नहीं होगा, और दूसरा पर्यावरण पर भी दबाव नहीं होगा। क्लियर है? इस तरह का विकास जो होता है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। अब सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट क्या है भैया? ऐसा ट्रांसपोर्ट होगा जो आर्थिक रूप से मतलब सबकी पहुंच पे हो। क्लियर है? सब अफोर्ड कर सके उसको। दूसरा, अफोर्ड करने के साथ साथ पर्यावरण के लिए नुकसान भी ना हो। समझ में आ रहा है? पर्यावरण के लिए नुकसान ना हो, लैंगिक भेदभाव ना हो, सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इस तरह का जो कंसेप्ट आएगा उसमें जहाँ कहीं भी सस्टेनेबल वर्ड है वो आप अपने आप लगा दीजिएगा। तो उसी दिशा में मतलब हम एक पूरी दुनिया में इस तरह का ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म लेकर आएंगे, इस तरह से ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे कि वो पर्यावरण को नुकसान नहीं करेगा और लोगों की पहुंच में होगा। तो इसको लेकर जो है एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है यूनाइटेड नेशन की देखरेख में। ये प्रतिवर्ष होता है। ये किस देश में आयोजित होगा? तो किस देश में होगा बेटा? ये चीन के बीजिंग में होगा। कहाँ पर होगा? बीजिंग में होगा। न्यूज़ देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस विल टेक प्लेस इन चाइना। कहाँ पर होगा? बीजिंग में। क्लियर है? इससे पहले जो हुआ था पहला वाला वो हुआ था कहाँ पर? अशगाबाद में हुआ था। यहाँ पे अच्छा ये सेकंड है। इससे पहले हुआ था अशगाबाद में हुआ था। अशगाबाद ये कहाँ है? ये ताजिकिस्तान की राजधानी है। क्लियर है? एक मिनट, अगले न्यूज़ में देख लेते हैं। हाँ देखिए, दुनिया भर में स्थायी परिवहन प्राप्त करने की दिशा में अवसर चुनौती है। ये सब अच्छी बातें बोल रहे हैं जो मैंने सबको समझा दिया है। तुर्कमेनिस्तान, अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान में पहला आयोजन हुआ था 2016 में। अभी जो है चीन में होगा। क्लियर है? चीन के बारे में आपको बता ही था, पिछले 3-4 दिन से लगातार चल रहा है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग हैं और वहाँ की करेंसी रेनमिनबी है। क्या है? रेनमिनबी है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में जारी, यहाँ एफबीआई लिखा है, एफडीआई है, ये एफडीआई है। ठीक है? एफबीआई नहीं है, ये एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक एफडीआई के मामले में विश्व में दूसरा कौन सा देश है? विश्व में दूसरा देश कौन सा है? तो थोड़ा सा क्वेश्चन कम समझ में आ रहा होगा, फिर से पढ़ते हैं। हाल ही में जारी एफडीआई रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक एफडीआई के मामले में विश्व में दूसरा देश कौन सा? मतलब देखिए, ये इंडिया है मान लीजिए। कैसे समझ, पहले एफडीआई क्या होता है ये समझ लेते हैं ना। इसका आंसर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। इसका आंसर क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। पहले एफडीआई समझते हैं। एफडीआई जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। क्लियर है? हिंदी में क्या बोलते हैं? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। क्या? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। अब प्रत्यक्ष का मतलब होता है, समझिए, देखिए भारत की अगर हम बात करें, ये भारत है मान, एक मिनट मैं बन नहीं पाएगा इसलिए छोटा सा ही ऐसे समझ लेते हैं, ये इंडिया है। क्लियर है? तो इंडिया में जो निवेश होता है वो दो तरह से हो सकता है कि भारतीय लोग ये कमाकर भारत में निवेश करें, एक ये हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है कि बाहरी लोग निवेश करें। कौन? बाहरी लोग। तो जैसे अमेरिका से कोई निवेश करेगा, कोई सिंगापुर में, तो अलग अलग देशों से भारत में निवेश करेंगे। क्यों निवेश करेंगे? क्योंकि उनको लगता है भारत तरक्की करने वाला देश है, भारत में आसान है, डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पे पैसा लगाना ज़्यादा फायदेमंद है। तो वो जो विदेशों से निवेश आता है उसे कहा जाता है विदेशी निवेश। समझ में आया? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब ये दो तरह का होता है। कैसे होता है? दो तरह का होता है। एक होता है अप्रत्यक्ष और एक होता है प्रत्यक्ष। जब सीधे अमेरिकन कंपनी, मतलब कोई भी विदेश की कंपनी या विदेश की संस्था सीधे भारत में निवेश करती है बिना किसी रोक टोक के, तो वो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहलाता है। अब ये दो तरह के कैसे होता है? एक होता है शेयर मार्केट। जब कोई विदेशी व्यक्ति या संस्था भारत के शेयर मार्केट में निवेश करती है तो वो उसे बोलते हैं FII। क्या बोलते हैं बच्चा? FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। जिनको नहीं पता वो लिख लें, थोड़ा सा समझ लीजिए। हिंदी में बोलते हैं विदेशी संस्थागत निवेश। तो पहला निवेश ये होता है, संस्थागत निवेश। क्लियर है? इसको समझ लेते हैं, फिर वो समझ में आएगा। तो जैसे अमेरिका में मान लो कोई कल्लू राम रह रहे हैं, ठीक है, अन्यथा मत लीजिएगा नाम, कल्लू राम रह रहे हैं अमेरिका में। ये अमेरिकन है, ये भारतीय नहीं है, ठीक है। तो ये भारत में निवेश कर रहे हैं और भारत के किसी शेयर मार्केट में कोई शेयर, किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं। क्लियर है? तो ये क्या कहलाएगा? FII कहलाएगा। क्या कहलाएगा? FII कहलाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, ये FDI नहीं है। क्लियर है?
इसे हिंदी में विदेशी संस्थागत निवेश बोलते हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है, एफडीआई होता है। एफडीआई का मतलब क्या होता है कि ये जो निवेश होगा वो डायरेक्ट होगा, समझ में आ गया। और दूसरी बात क्या होता है, ये थोड़ा सा स्थायी निवेश होता है। स्थायी मतलब परमानेंट नेचर का होता है। कैसे? अब मान लीजिए किसी ने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, तो कब वो निकाल के पैसा लेके चला जाए कोई भरोसा नहीं है, तो वो एक तरह का अस्थायी निवेश होता है। लेकिन एफडीआई में निवेश जब होता है वो लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए। ये कैसे होता है? शर्त क्या है, जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी में कम से कम 10% या इससे अधिक 10% या इससे अधिक का निवेश करता है, 10% से कम करेगा तो एफआईआई होगा। क्या होगा? एफआईआई। और 10% से ज़्यादा करेगा तो क्या होगा? एफडीआई होगा। समझ में आ गया? ठीक, तो वो क्या कहलाएगा? एफडीआई कहलाएगा। दूसरी चीज़ है, किसी कंपनी ने अपनी कोई ब्रांच खोल ली भारत में, समझ में आया? किसी कंपनी ने भारत में अपनी कोई ब्रांच खोल दी, तो जाहिर सी बात है अपनी ब्रांच खोली तो इसका मतलब ये लॉन्ग टर्म यहाँ रहने के लिए आया है। कि नहीं आज ब्रांच खोले कल दोपहर में बंद करके निकल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब स्थायी नेचर का निवेश होता है तो उसे एफडीआई कहा जाता है। समझ में? तो भारत सरकार इतने रिफॉर्म्स करती है, इतने सुधार इसलिए करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी निवेश, ये वाला नहीं ये वाला आए, क्योंकि अगर ज़्यादा से लंबे समय के लिए आएगा तो भारत को फ़ायदा मिलेगा। क्लियर है? तो उसी एफडीआई के मामले में नंबर 1 रैंक किसका है? सिंगापुर। तो सिंगापुर से भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश आता है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अब दूसरे नंबर पे पहुंच गया है। तीसरे नंबर पे मॉरिशस पहुंच गई है। पहले मॉरिशस सेकंड नंबर पे था। क्लियर हो रहा है? ये समझिए। अच्छा, ये आंकड़ा कौन जारी करता है? डीपीआईआईटी। कौन करता है? डीपीआईआईटी, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, हिंदी में बोलते डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनल इंडियन इंडस्ट्री। समझ में आया? इंटरनल इंडियन इंडस्ट्री। तो इसके अनुसार मॉरिशस को अमेरिका ने बीट कर दिया है। अमेरिका अब दूसरे नंबर पर आ गया। पहले नंबर पर अभी भी सिंगापुर बना हुआ। क्लियर है? तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। पहले नंबर पर एफडीआई भारत में सिंगापुर, सेकंड में यूएस, थर्ड पे मॉरिशस। क्लियर है? तो आज 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। तो कहीं पर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ निश्चित तौर पर आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और हाँ, पीडीएफ को लेकर थोड़ी सी समस्या आ रही है तो चिंता मत कीजिए। मैं पीडीएफ जो जिनको भी डाउनलोड करना है वो पीएसएस विजन एकेडमी का जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसमें आप जुड़ सकते हैं। समझ में आया? पीएसएस विजन एकेडमी के टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। मैं वहाँ पे आपको पीडीएफ दे दूँगा। क्लियर है? वीडियो के नीचे ही आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। क्लियर है? वो निश्चित तौर पर डाउनलोड रहेगा। और मैं अगर आपको इस टेलीग्राम चैनल में जुड़ने समस्या आ रही है तो मैं लिंक दे दूँगा, आप उसे क्लिक करके जुड़ सकते हैं। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।